स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के मेथड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग डिस्कस कर चुके थे। अब हम थर्ड देखते हैं, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, बहुस्तरीय दैव निदर्शन। In this method, samples are selected at different stages and each stage random sampling is used. Hence, it is called multi-stage random sampling. इस रीति में क्या करते हैं, न्यायाधीशों का चुनाव अनेक स्तर में होता है, लेकिन समग्र के अंतिम प्रतिदर्श का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर दैव निदर्शन रीति का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सपोज दैट वी वांट टू टेक अ सैंपल ऑफ 2000 स्टूडेंट फ्रॉम डिग्री कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। एट द फर्स्ट स्टेज some universities will be selected at random. उदाहरण के लिए, अगर हमें उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 2000 छात्र छात्राओं का सैंपल लेना है, तो इस रीति के अंतर्गत फर्स्ट स्टेज पर रैंडम सैंपलिंग के आधार पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ चुन लिए जाएंगे। At second stage, some degree colleges will be selected at random from the universities selected at first stage. As at the third stage, student will be selected at random from these colleges. It is important that at different stages, different methods of random sampling may be फॉलोड। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हमें 2000 छात्र छात्राओं का सैंपल लेना है, तो हम फर्स्ट स्टेज पर रैंडम सैम्पलिंग के बेस पर कुछ यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेज पर जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, उसमें से रैंडम सैम्पलिंग द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में से रैंडम सैम्पलिंग द्वारा कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। और फिर थर्ड स्टेज पर कॉलेज में से रैंडम सैम्पलिंग मेथड के द्वारा छात्र छात्राएं चुन लिए जाएंगे। तो यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अलग अलग स्टेजेस पर रैंडम सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो तीनों स्टेजेस हैं, जैसे प्रथम स्टेजेस पर यूनिवर्सिटीज़ का चयन हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बेस पर कर सकते हैं। कॉलेजेस के चयन के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉलो कर सकते हैं, और छात्र छात्राओं के सिलेक्शन के लिए रैंडम सैम्पलिंग फॉलो की जा सकती है। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग काफ़ी लोचदार होते हैं और विशाल क्षेत्र के अनुसंधानों की भी मितव्यता तथा प्रशासकीय सुविधा के साथ पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तुलना में कम एक्यूरेसी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग, समूह निदर्शन। इन दिस मेथड द टोटल पॉपुलेशन is divided in some recognizable subdivision which are termed as cluster, and a simple random is drawn from each cluster. This method is very useful in industrial production. इस मेथड में समग्र को अलग अलग
ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर हर ग्रुप में से रैंडम सैम्पलिंग मेथड से यूनिट्स का चुनाव करके सैंपल बनाया जाता है। औद्योगिक उत्पादन में इस विधि का प्रयोग काफ़ी उपयोगी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी फैक्ट्री में रोज़ाना 1000 ताले बनते हैं और हम उनमें से 10 तालों की डीप स्टडी करना चाहते हैं, विस्तृत जांच करना चाहते हैं, तो 1000 तालों में से हम 10,000 तालों की जांच कैसे करें? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 100 तालों के 10 ढेर बना लेते हैं। जैसे 1000 ताले लेके उनके जब हम 100 तालों के 1000 ढेर बना लेते हैं और हर ढेर में से रैंडम सैम्पलिंग द्वारा एक एक ताला निकाल कर न्यायादर्श बना लेंगे। तो इस प्रकार रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे देखते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, अदैव निदर्शन या गैर दैव निदर्शन। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड आर दोज which do not provide every item in the universe with a known chance of being included in the sample। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में पूरे यूनिवर्स की सभी इकाइयों के चुनने की संभावना नहीं होती है। In other words, the sampling process is at least partially subjective। Some of the important method of non-random sampling are as follows। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें सैम्पलिंग प्रोसेस मतलब साधारण तरीके से आंशिक सब्जेक्ट को लिया जाता है या अपनी इच्छा के अनुसार लिया जाता है। अब इसके हम कुछ मेथड्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट है डेलिबरेट और पर्पसिव सैम्पलिंग, सविचार या सउद्देश्य निदर्शन। इन दिस मेथड द investigator selects the units to be included in sample according to his own choice and requirement, i.e. he selects those units which he thinks are most typical of the universe with regard to the characteristics under investigation। इस रीति में अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श में इंक्लूड की जाने वाली यूनिट का चुनाव अपनी इच्छा और अपनी नीड के अनुसार करता है। इट मीन्स वह उन यूनिट्स को शामिल कर लेता है जो उसकी दृष्टि में समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। इट इज़ क्लियर दैट दिस डिसीजन एंटायरली डिपेंड ऑन द एबिलिटी, रेशनैलिटी एंड लाइकिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि ये निर्णय लेना अनुसंधान कर्ता की निर्णय योग्यता, उसका विवेक और या उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि न्यायादर्श में किन यूनिट को शामिल किया जाए और किन यूनिट को शामिल नहीं किया जाए। That which item should be included in the sample, though this method is quite simple and convenient but possesses the following defects। यद्यपि हम कह सकते हैं कि ये विधि काफ़ी सरल और सुविधाजनक है, लेकिन इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है सब्जेक्टिव नेचर, विषयगत प्रकृति। देखिए, सविचार निदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण दोष यही है कि ये अत्यधिक सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि
सैम्पलिंग में यूनिट्स का सिलेक्शन पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटर के पूर्व आग्रहों, विश्वासों, पक्षपात तथा सुविधा से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जैसे जो सरकारी उद्योग की कार्यकुशलता का हमें अध्ययन करना है और यदि अनुसंधानकर्ता इनकी कार्यकुशलता दिखाने या न दिखाने के लिए पूर्वाग्रही है तो इकाइयों का चयन इसी पहलू को ध्यान में रखकर करेगा। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल इन लार्ज पॉपुलेशन, अधिक इकाइयों के समग्र में अनुपयुक्त। यदि समग्र का आकार बड़ा हो तो उनमें से सविचार निदर्शन द्वारा प्रतिनिधि इकाइयों का चयन काफ़ी कठिन हो जाता है। मतलब समग्र का आकार छोटा है तब तो ये उपयुक्त होती है और समग्र का आकार बड़ा होने पर इसमें इकाइयों का चयन करना काफ़ी कठिन बन जाता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर, निदर्शन विभ्रम की गणना में कठिनाई। इस रीति में न्यायदर्श की इकाइयों का चुनाव प्रोबेबिलिटी या चांस के आधार पर नहीं होता, अतः निदर्शन विभ्रम को इसमें नहीं माना जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि डेलिब्रेट और पर्पसिव सैम्पलिंग को अत्यधिक साइंटिफिक नहीं माना जा सकता, लेकिन उस सिचुएशन में इस रीति को हम प्रभावी मान सकते हैं जब समग्र में कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हों जिनका न्यायादर्श में शामिल करना आवश्यक हो। इस रीति की कुशलता अनुसंधानकर्ता की न्यायादर्श लेने की एबिलिटी और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोटा सैम्पलिंग को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।